जैसे ही उन्हें पता लगता था कि कोई भी गरीब व्यक्ति है या कोई भी अपने समाज का व्यक्ति है, वह खुद उसके साथ रह कर के उसका पूरा इलाज करवाना, यदि उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो मेरी सिस्टर अपने जेब से पैसे निकाल के उनको देती थी। न जाने कितने अपने समाज के लोगों की एवं गरीब लोगों की उन्होंने सहायता की होगी। जिस तरह की घटना आपकी बेटी के साथ में हुई है, हम देख रहे हैं कि लगातार जो देश में जाति व्यवस्था बनी हुई है और जाति व्यवस्था के तहत हमारे समाज की बहन बेटियों और खासकर वो लोग जो उच्च पदों पर आसीन हैं, उनको सरकार के द्वारा या सरकार की पनाह में जो पल रहे गुंडे हैं उनके द्वारा आगे न हो, इसके रोकथाम के लिए आवश्यक है ऐसे दरिंदगी को केवल फांसी की सजा ही दी जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में, जहां पर आप सभी को पता हो कि सोशल मीडिया पर पिछले काफ़ी दिनों से एक मुद्दा गरमाया हुआ है डॉक्टर योगिता गौतम का, और आज उसी कड़ी में मेरे साथ में चर्चा करेंगे डॉक्टर योगिता जी के पिताजी हैं अमरेश गौतम जी। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो 18 तारीख की जो घटना थी, आपकी जो बेटी थी डॉक्टर योगिता, उसका कत्ल हुआ, तो आपको उसकी जानकारी कैसे मिली, क्या संपर्क सूत्र रहे? रात को लगभग 11 बजे मेरे बेटा ने मुझे फ़ोन करके बताया, क्योंकि मैं उदयपुर में नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ पर ही कार्यरत हूँ, और वहाँ से जैसे मुझे पता चला सुबह 4 बजे ही मैं वहाँ से, लेकिन तब तक एक कत्ल का नहीं पता चला था। उस समय पता चला था कि वो नहीं मिल रही है, वो कहने के बाद वहाँ पर रूम पर नहीं है। जैसे मुझे पता चला, मैं तुरंत ही कहने का मतलब अपनी ओन कार को लेकर के उदयपुर से आगरा आया, शाम तक पहुँचा, और जैसे मैं शाम को पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी का डॉक्टर विवेक तिवारी द्वारा संदेह रूप में, उस समय जो क्लियर पोजीशन नहीं हुई थी, लेकिन मुझे पूरा संदेह था डॉक्टर विवेक तिवारी के द्वारा मेरी बच्ची का कत्ल किया गया है। जी, हम जानना चाहेंगे जो डॉक्टर विवेक तिवारी वो क्या थे और क्या करते थे और किस तरह से योगिता के संपर्क में थे? डॉक्टर विवेक तिवारी, मेरी बेटी डॉक्टर विवेक तिवारी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में 1 साल सीनियर था मेरी बेटी का। जब मेरी बेटी ने वहाँ से MBBS किया था, मैंने अपनी बेटी का वहाँ एडमिशन 2009 में कराया था, और ये 1 साल सीनियर था, तो इसका एडमिशन 2008 में हुआ होगा। उस समय इसके कहने का मतलब कि साथ साथ रहते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, तो इनके संपर्क में रहा होगा। लेकिन कहने का एक बार इसने मेरी बेटी को, जब मेरी बेटी 3rd ईयर में थी, उस समय ये कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मेरी बेटी ने मना कर दिया था। और फिर उसके बाद मेरी बेटी ने जब मुझे बताया कि पापा ऐसे करके वो बच्चा एक लड़का ऐसे कह रहा है, तो मैंने उससे नंबर ले करके मैंने उससे बात की थी। बात करके बताया था मैंने कि विवेक तिवारी ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके कारण है क्योंकि सामाजिक बंधन, जात बंधन इतने सारे हैं, क्योंकि मैं जाटव जाति का हूँ और वो तिवारी था, इसलिए ये संभव नहीं है उसके लिए। और अगर फिर भी आप अगर चाहते हैं तो पहले जा कर के अपने घर में बात करो, अपने पिताजी से, मम्मी से बात करो। बात करने के बाद मुझे बताइए कि क्या कहने का क्या है उनकी इच्छा। उसके बाद मेरे पास न तो कोई फ़ोन आया, ना ही उसने अपना एड्रेस दिया, नहीं, और इवन देन मैंने भी 1-2 बार कॉल की, उसके बाद उसकी तरफ से कोई रिस्पांस मुझे नहीं दिखाई दिया। और फिर मेरी बेटी से भी मैंने बात की, तो उसने भी मुझे नहीं बताया कि भाई ये कहने का मतलब बात, जो उसने यही बताया मुझे कि पापा बात ख़त्म हो गई है, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं बोलता है। डॉक्टर विवेक तिवारी हैं, उनसे आपकी कितनी बार मुलाकात हुई है अब तक? डॉक्टर विवेक तिवारी से मेरी एक बार भी मुलाकात अभी SN मेडिकल कॉलेज में, जब मेरी बेटी का पोस्टमार्टम हो रहा था, उसी समय वहाँ की पुलिस के द्वारा मुझे कहा गया कि वो यहाँ पर है और आप अगर मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं। मेरी पहली बार ही उससे मुलाकात हुई थी, उससे पहले कोई मुलाकात नहीं हुई। तो आज जो जिस तरह की घटना आपकी बेटी के साथ में हुई है, हम देख रहे हैं कि लगातार जो देश में जाति व्यवस्था बनी हुई है और जाति व्यवस्था के तहत हमारे समाज की बहन बेटियों और खासकर वो लोग जो उच्च पदों पर आसीन हैं, उनको सरकार के द्वारा या सरकार की पनाह में जो पल रहे गुंडे हैं उनके द्वारा टारगेट किया जा रहा है। तो इस पर क्या कहना है आपका? मैं यही कहना चाहूँगा, आज जो मेरी बेटी के साथ जो हुआ है, मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी, इसका मुझे बहुत, मेरे परिवार को, सभी को बहुत दुख है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ इस प्रकार के, इस प्रवृत्ति के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और विवेक तिवारी के लिए तो मैं मांग करूँगा कि इसको केवल फांसी ही दी जाए, तभी मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। क्योंकि इसने जो जघन्य अपराध किया है, जिस तरीके से किया है,
वो बिल्कुल भी पूर्ण रूप से अमाननीय है। किसी प्रकार से कहने का मतलब एक उसको ये भी कह सकते हैं, समाज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार की घटनाएं आगे न हो, इसके रोकथाम के लिए आवश्यक है ऐसे दरिंदगी को केवल फांसी की सज़ा ही दी जाए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए जो दरिंदे आज इतने चरम सीमा पर पहुंच गए और मासूम जो बेटियां हैं वो लगातार योग्य बेटियां समाज से नहीं बल्कि देश से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपसे अमरीश जी ये और जानना चाहूँगी कि जो बेटी योगिता है उसका किस तरह से व्यवहार रहा आप सबके साथ में, किस तरह से उसका बचपन रहा, किस तरह से उसने शिक्षा ली, कहाँ से ली और क्या ड्रीम थे आपके उसके लिए भविष्य के लिए? मेरी बेटी का जन्म दिल्ली में हुआ था जब मैं महरौली में रहता था। उसके बाद उसने प्राइमरी एजुकेशन ब्लूम पब्लिक स्कूल बसंत कुंज में हुई थी 5वीं तक। उसके बाद मैंने नवोदय विद्यालय में एज ए प्राचार्य के रूप में मेरी वहाँ पर तैनाती हुई और उसके बाद मैं सभी को, दोनों बच्चों को अपने साथ नवोदय विद्यालय रुद्रप्रयाग लेकर के गया था। रुद्रप्रयाग में मैं 5 साल रहा और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र मुजफ्फरनगर हुआ और 2004 में मैं मुजफ्फरनगर आया। तो मेरे साथी बच्चे 10th क्लास उन्होंने मुजफ्फरनगर से पास की थी और उसके बाद उन्होंने 2.5 साल के बाद दोबारा मेरा ट्रांसफ़र फिर मेरा जीबी नगर कर दिया था, जीबी नगर स्कूल में नवोदय विद्यालय में, और वहाँ से इन्होंने 12th क्लास पास की और 12th क्लास पास करने के बाद फिर कोचिंग करने के लिए ये कोटा गए थे, जहाँ इनका एलन इंस्टीट्यूट में इन्होंने 1 साल तक कोचिंग की थी। और कोचिंग करने के बाद पहले बेटा का एडमिशन हो गया था मेडिकल में, MBBS उसने श्रीनगर गढ़वाल से की थी और इस बेटी का एडमिशन जो कहने का मतलब दूर दूर मिल रहा था। जैसे बिहार में मिल रहा था, उत्तर प्रदेश के क्या कहते हैं गोरखपुर में मिल रहा था मेडिकल कॉलेज में। तो मैंने कहा था मैंने बेटी मैं तुम्हें दूर नहीं भेजूंगा, मैं पास में ही कराऊंगा। तब उसके बाद CPMT के थ्रू इनको वो कुछ वरीयता होती है, उस वरीयता के आधार पर इनको तीर्थ संस्कार महावीर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें फिर इनको एडमिशन कराया था। MBBS करने के बाद इन्होंने अपने PG के लिए तैयारी की, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी की और वो दिल्ली में रह करके इन्होंने तैयारी की। तैयारी करने के बाद इनका बेटा का एडमिशन IGMC शिमला में हुआ था और बेटी का एडमिशन SN मेडिकल कॉलेज आगरा में हुआ था। SN मेडिकल कॉलेज में मेरी बेटी MS गायनकोलॉजी कर रही थी, गायनी से कर रही थी और उसका अभी 16 तारीख को ही रिज़ल्ट आया था। 16 तारीख का जब रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट मुझे व्हाट्सएप पे भेज करके बड़ी खुश हो रही थी और खुश होकर के बता रही मेरे पापा पास हो गई और ये 18 तारीख को ये घटना हो गई। इस घटना का मेरे और मेरे पूरे परिवार को बहुत दुख है। एक तरह से कहने का मतलब सोच करके रह गए कि हम ये क्या हो गया, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था और ऐसा कहने का मतलब कभी भी मन में विचार ही नहीं आया कि ऐसा हो जाएगा। मेरी एक होनहार बेटी जो कि मतलब गरीबों की सेवा पूरी करने वाली, मेरी बेटी तो जब वहाँ पर आगरा में जो गरीब पेशेंट आते थे, जो ऑपरेशन का सामान नहीं भी खरीद पाते थे, उसने एक मेडिकल स्टोर से बोल रखा था कि मैं पर्ची बना करके दूंगी और उसको सामान तो तुम देते रहना। इस कड़ी में इस कार में वो लगभग हर महीने 18 से 20 हज़ार रुपये मेडिकल स्टोर वाले को पेमेंट करती थी और हमेशा कोई भी गरीब आया या कोई भी ऐसा लगा कि जो जिसके पास पैसे नहीं हैं उसकी जितनी मदद कर सकती थी, ये मेरे परिवार के संस्कार थे, मैंने उनको दिए हुए थे। लेकिन बाकी मेरी बच्ची बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत डेडिकेशन थी। कोविड के समय में, जब कोविड का समय चल रहा था, जिस समय डॉक्टर कोविड पेशेंट के पास जाने में बहुत डरते भी थे, उस समय कोविड में इनकी ड्यूटी लगी और उत्तर प्रदेश के अंदर पहला कोविड का ऑपरेशन जो सर्जरी के द्वारा करा करके बच्चे को जन्म दिलवाया, वो मेरी बेटी के द्वारा कराया गया था। कि मेरी बेटी ने बड़ी हौसले के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ उसको डिलीवरी कराई और उसके बाद उसके लगातार 10-12 दिन तक ड्यूटी रही कोविड में और उस समय कई सर्जरी कराई, कई ऑपरेशन किए, कई नॉर्मल डिलीवरी कराई। मेरी बेटी बड़ी होनहार थी। अब हाथ मेरे खाली हो गए, अब मैं किसको क्या कहें। देखें कि जो भी है क्या इस प्रकार से।
तो साथियों, आपने सुना किस तरह से अमरेश जी जो अपनी बेटी का दुख है और जो पल उन्होंने उसके साथ में बिताए, जो भावनाएं उनसे जुड़ी हुई थी, जिस भविष्य को लेकर वो उसके लिए मंगल कामनाएं कर रहे थे। आज उनकी बेटी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके छोटे भाई हैं हमारे साथ में, और जो बाबा साहब के सपने थे कि हमारे बहुजन समाज के जो युवा पीढ़ी है वो आने वाले समय में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, और उसी मुकाम पर चलते हुए, उसी रास्ते पर चलते हुए आज हमारे बीच में योगिता के भाई जी हैं। हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे कि जो योगिता आज आपके बीच में नहीं रही है, बहुत दुख की घड़ी है, हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं, लेकिन किस तरह से आपका बचपन और योगिता का बचपन बीता, किन हालातों में बीता? डॉक्टर योगिता मेरे से लगभग 1.5 साल बड़ी थी, और मुझे याद है कि जब हम स्कूल जाते थे, वो एक क्लास बड़ी थी, मैं एक क्लास छोटी में था, मेरी उंगली पकड़ के मेरे को स्कूल ले जाया करती थी। मुझे आज भी वो समय याद आता है कि जब लंच ब्रेक होता था तो टिफ़िन से मुझे खाना खिलाती थी, रुमाल से मेरी नाक साफ़ करती थी और सदैव मेरे साथ रहती थी। शाम को जब होमवर्क कराना होता था तो चाहे कोई मैथ का सवाल हो, चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सवाल हो, वो चुटकियों में सॉल्व कर देती थी। और हमेशा हम सोचते थे कि ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। जो हमारी ज़िंदगी से गई हैं, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। उनकी जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता है। अब बस यादें ही रह गई हैं ये सब सोचने के लिए। लेकिन मेरी बहन जो थी वो अपने कार्य को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, हम दोनों, हमारा पूरा परिवार और मेरी बहन भी इतना मानते थे। जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो नारा दिया था कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, संगठित रहें, शिक्षित बने और संघर्ष करें, इस चीज़ को लेकर के मेरी बहन और हम इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मेरी बहन पीजी कर रही थी, उससे पहले मेरी बहन यहाँ पे नौकरी भी करती थी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। जैसे ही उन्हें पता लगता था कि कोई भी गरीब व्यक्ति है या कोई भी अपने समाज का व्यक्ति है, वह खुद उसके साथ रह कर के उसका पूरा इलाज करवाना, यदि उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो मेरी सिस्टर अपने जेब से पैसे निकाल के उनको देती थी। न जाने कितने अपने समाज के लोगों की एवं गरीब लोगों की उन्होंने सहायता की होगी। और जब मेरी बहन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, उस समय भी पूरे 3 साल में उन्होंने अपने समाज के लोगों को एवं जो बिल्कुल गरीब लोग होते हैं, जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं होता, उनको अपनी जेब से 18 से 20 हज़ार रुपये का उनका बिल आता था महीने का अलग से, जो अपनी तनख्वाह में से वो निकाल करके देती थी, सिर्फ अपने समाज के लोगों के लिए। इतनी डेडिकेटेड थी। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से योगिता का जो समर्पण रहा वो खासकर बहुजन समाज के उस गरीब तबके के लिए रहा, जिस तबके को जो बाबा साहब कहते थे कि अपने बहुजन समाज को आगे बढ़ाओ। और आज उन्हीं के भाई हमारे बीच में, वो भी पेशे से डॉक्टर है, और हम उम्मीद करेंगे कि जो बाबा साहब के सपने रहे वो भी उन्हीं सपनों को साकार करते हुए उस मार्ग पर चले और बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाए। और हम समस्त बहुजन समाज से अपील करते हैं कि इस दुख की घड़ी में पूरी संवेदना इनके साथ में रखें, क्योंकि साथियों, जो व्यक्ति हमारे बीच में से चला गया, आज उसको हम लौटा तो सकते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सामाजिकता के नाते हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सकते हैं। और पूरे परिवार के लिए हम मंगल कामनाएं करेंगे कि ये भविष्य में आगे बढ़े और अपने महान पुरुषों की विचारधारा को मनोसात करते हुए उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम करे। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से